everyone. I again hope you all are doing good. So we are back with a new video on your favorite channel, which is Make It Worthwhile. So this is the part 2 जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन, उसका पार्ट 2 है ये. इन केस अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले उसे पढ़ लेना, उसके बाद इस टॉपिक को कवर करना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है और उसके साथ में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या फिर एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है. ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है और वो बड़ा हो जाता है, यानी कि 10 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. डोंट वरी, आई विल बी ड्रॉपिंग दैट इन द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. उसका लिंक डाल दूंगी मैं, इनके सबको नहीं मिल रहा तो वहाँ से क्लियर कर लेना. ठीक है, अब बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की. हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है. अब बात करते हैं कि उस प्रिस्क्रिप्शन को बेसिकली हैंडल कैसे किया जाता है. ठीक है, ये आता है 5 कंडीशंस के अंदर. पहला कौन सा, रिसीविंग. दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग, 4 कंडीशंस के अंदर. तीसरा कलेक्टिंग एंड वेटिंग और चौथा कंपाउंडिंग, लेबल एंड पैकिंग. ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ न्यू टाइम्स और ओल्ड टाइम्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम क्लियर करने वाले हैं आगे. ठीक है, पहला हम बात करते हैं रिसीविंग की. बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव होता है किससे, पेशेंट से, या फिर कोई और मेंबर जो भी आपकी फैमिली का है वो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके जा सकता है. किसके पास, फार्मासिस्ट के पास. यानी कि प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करा जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा. फार्मासिस्ट उसे रिसीव करता है किसके द्वारा, या तो पेशेंट के द्वारा या फिर किसी फैमिली मेंबर के द्वारा. अब ये रिसीविंग को हमने हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्यों डाल दिया भाई? रिसीव तो कोई भी कर लेगा, है ना, लेकिन रिसीव करने का तरीका भी तो होता है. और रिसीव कोई भी क्यों कर लेगा? पहली बात तो ये, जब फार्मासिस्ट ने मेडिसिन देनी है तो ऑटोमेटिकली उसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई और इस प्रिस्क्रिप्शन को रीड नहीं कर पाएगा. ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे एरर्स हो जाते हैं. तो जो वो रिसीव करता है उसको, उसमें पहली चीज़ जो उसे ध्यान रखनी है, उससे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करने हैं. उससे क्या होने वाला है, क्योंकि उससे क्या होगा, पेशेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा. कई बार केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत भयानक बीमारी होती है, बट स्टिल डॉक्टर्स यही कोशिश करते हैं कि उसको मेडिसिन देकर ठीक किया जाए. ठीक है, तो उस केस में जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसको कोई रिएक्शन नहीं देना होता प्रिस्क्रिप्शन पे. ठीक है, उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल रखने होते ताकि पेशेंट को कोई डर ना लगे, थोड़ा बहुत भी वो अनकंफर्टेबल सा फील ना करे. ये मेन रोल होता है रिसीविंग का. उसके बाद जो सेकेंड रोल आता है वो आता है रीडिंग और चेकिंग का. इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना होता है ताकि उसके अंदर कोई भी चीज़ की इशू ना होगा. जैसे मान लो आपने ध्यान से रीड नहीं किया, आपका ध्यान कहीं और है, तो प्रिस्क्रिप्शन में कई बार क्या होता है, 2 ड्रग्स के नेम सिमिलर से होते हैं. जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलिन. ठीक है, हालांकि डिफरेंस अब 2-3 वर्ड्स, 2-3 वही जैसे एल हो गया उसमें, मतलब ये सब वर्ड्स का डिफरेंस है. बट स्टिल कई केसेस में क्या होता है, जब हमारा ध्यान कहीं और आता है तो हम एजम्प कर लेते हैं चीज़ों को और उससे फर्दर प्रॉब्लम्स अगर हो सकती हैं. ठीक है, डिगॉक्सिन को हम डिजिटॉक्सिन जैसा भी ड्रग, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ ड्रग्स आते हैं. अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप मिक्सअप कर सकते हो चीज़ों को. तो इसलिए उस प्रिस्क्रिप्शन को ढंग से रीड करना होता है, उसका फॉर्मेट चेक करना होता है कि हाँ उसमें कुछ गलती तो नहीं है या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है. बिकॉज कई केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो लोगों को चाहिए होती है तो वो फेक प्रिस्क्रिप्शन भी बनाते हैं. ठीक है, और कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन एक फेक प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर देता है, तो वो उसको चेक करना पड़ता है कि हाँ जो भी वो दे रहा है वो सही दे रहा है या फिर नहीं. लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, बिहाइंड द सीन होनी चाहिए. यानी कि कभी भी पेशेंट के आगे आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन को ढंग से रीड कर रहे हो, उसे चेक कर रहे हो. ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन होनी चाहिए. ठीक है, थर्ड की बात करते हैं कलेक्टिंग एंड वेटिंग. इसमें बेसिकली क्या होता है, ये कुछ प्रक्रिया है जो ओल्ड टाइम्स में यूज़ की जाती थी. बिकॉज ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, जो डॉक्टर बताता था वो दवाइयाँ आयुर्वेदिक टर्म्स में बनाई जाती थी. ठीक है, तो वो कलेक्ट करते थे सारा सामान, जो भी जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता हो गया, उन्हें तोड़ तोड़ के उन्हें कुछ मेडिसिन बनानी है, पीस के मेडिसिन बनानी है, तो वो उसे कलेक्ट करते थे, फिर उसे वेट करते थे और फिर देते थे. ठीक है, ये कुछ ओल्ड टाइम्स की बात हो गई. अब न्यू टाइम्स में क्या होता है, जो भी हम ड्रग कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, किसी भी ड्रॉर से निकाल रहे हैं, कहीं से भी निकाल रहे हैं, उसे हमें केयरफुली निकालना है. अगेन, अगर आपका ध्यान नहीं होगा, आपने कुछ और दवाई दे दी पेशेंट को, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम अगर हो सकती है. ठीक है, तो ये वो कंडीशन होती है. लास्ट वन की बात करें, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग. ये भी ओल्ड टाइम्स में हुआ करता था कि उसको कंपाउंड किया जाता था, फिर उसे लेबल किया जाता था ढंग से, उसे पैक किया जाता था. जैसे कि क्या होता था, एक नीट क्लीन पेपर पे उसे पैक किया जाता है, मतलब उसे रखा जाता है पहले ड्रग को, जो भी उन्होंने
मेडिसिन बनाई है उसको रखा जाता है वहाँ पे नीट प्लेस पे, उसको वाइट पेपर को यूज़ किया जाता है कॉमनली, फिर उसके बाद उसे कंटेनर में डाला जाता है। वो कंटेनर जो कि प्रॉपर उसकी पैकिंग होती है, उसके ऊपर फर्दर नेम स्लिप्स लगी होती है कि हाँ ये क्या है और ये क्या है। तो ये कुछ ओल्ड टाइम्स की बात थी जब वो बनाई जाती थी, लेकिन अब तो कॉमनली आपने देखा होगा मेडिसिन जब आती हैं तो वो पैक्ड होती हैं, उन पे लेबल्स भी चिपके होते हैं। तो अब क्या हो चुका है कि जो भी हमारा फार्मासिस्ट है उसे डायरेक्शन बतानी है यूज़ करने की। उसमें क्या कहता है उसका यूज़ और उसका स्टोरेज, कि आपको इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है। कॉमनली कभी भी देखना दवाइयों के ऊपर हमेशा लिखा होता है कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, कीप इट, तो वो सब इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को देनी होती है कि आप इसे ऐसी किसी जगह पे मत रख देना, वो मेडिसिन खराब हो जाती है ऐसे, फिर यूज़ करने लायक नहीं होती है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी अकर कर सकती हैं। सो दिस इज हाउ एक प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किया जाता है, किसके द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरर्स की। बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन जब लिखा जाता है तो उसमें एरर्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, कुछ गलतियां अननोन होती हैं, कुछ गलतियां नोन भी होती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते टाइम क्या हो सकता है, एब्रीवेशंस का यूज़ किया जाता है। एब्रीवेशंस मतलब किसी भी ड्रग का कोई छोटा फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है उसको कभी एजम्प नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल से क्लैरिफाई किया इसमें एक्रोमाइसिन। एक्रोमाइसिन को डिस्प्ले हम एक्रो की तरह नहीं कर सकते, एक्रो इज समथिंग एल्स। फार्मासिस्ट को कभी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि डॉक्टर ने एक्रोमाइसिन को एक्रो लिख दिया होगा, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। जो ऑफिशियल एब्रीवेशन है सिर्फ और सिर्फ वही ध्यान में रखनी है, उनके अलावा अपना ब्रेन जो फार्मासिस्ट से यूज नहीं करना, ठीक है। ये तो बात हो गई एब्रीवेशन की। उसके बाद नेम ऑफ द ड्रग में भी गलती हो सकती है, जैसे कि ये डॉक्टर से भी हो सकती है, ये फार्मासिस्ट से भी हो सकती है। डॉक्टर के केस में क्या हो सकता है, वो फटाफट लिख रहा है, वो जल्दी जल्दी पेशेंट को, या वो किसी टेंशन में है या कुछ भी बात है, वो फटाफट लिख देता है ऐसे ही। और कई कई बार क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, या फिर कई कई बार जो डॉक्टर की राइटिंग होती है उसकी वजह से भी कुछ वर्ड्स बीच में से मिस कर जाते हैं और कुछ और ड्रग निकल जाता है। सो यू नीड टू बी, जो हमारे डॉक्टर और फार्मासिस्ट हैं दोनों को उस केस में केयरफुल होना चाहिए। अगर फार्मासिस्ट को 1% भी डाउट है कि बाकी तीनों दवाइयां में कुछ और है और चौथी दवाई बिल्कुल कहीं लिंक ही नहीं कर रही है, तो उसे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो उसी ड्रग की एक और दवाई है क्या वो उसके साथ लिंक कर रही है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्या होता है कई कई केसेस में कि मान लो किसी इंसान की स्ट्रेंथ, मतलब किसी इंसान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पैरासिटामोल ले सके 650 mg की, ठीक है, वो थोड़ा वीक है या कुछ भी है, किड भी है, तो वो लोग नहीं ले सकते टैबलेट्स। तो उस हिसाब से एक पैरासिटामोल की गोली की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, 500 mg भी हो सकती है, 650 mg भी हो सकती है। तो डॉक्टर को जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसे ध्यान रखना चाहिए, ये स्ट्रेंथ लिखनी चाहिए। एंड इन केस वो नहीं भी लिखता तो फार्मासिस्ट को एक बार पूछ लेना चाहिए कि दवाई किसके लिए है सर, उस हिसाब से उसे उस चीज़ की स्ट्रेंथ देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोसेज फॉर्म की। अगर आप किसी बच्चे के लिए डोसेज फॉर्म्स लिख रहे हो तो आप ऑब्वियसली लिक्विड दोगे, आप उसे टैबलेट्स तो दे नहीं सकते। आप एडल्ट्स की बात करो तो वो टैबलेट्स, तो वो डोसेज फॉर्म लिखनी भी नेसेसरी होती है। उसके बाद बात करते हैं द लास्ट वन विच इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि किसी भी चीज़ की वजह से, यानी कि कोई भी चीज़ नॉर्मली अकर कर रही थी लेकिन कुछ और होने की वजह से वो खराब हो गई। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, थेरापिटिकल भी हो सकती है। जैसे कि मिल्क ले रहे हो आप, ठीक है, आपने दूध लिया और दूध के साथ आपको जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी थी आपने वो भी ले ली, वो चीज़ नहीं करनी है, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगी ड्रग की वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी बॉडी में। तो ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो पता होनी चाहिए हमें कि हमें एंटीबायोटिक्स मिल्क के साथ नहीं लेनी है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली पेशेंट को देनी चाहिए, या तो डॉक्टर दे दे या फिर फार्मासिस्ट दे दे। इसलिए कहते हैं कि हमारी कंट्री में फार्मासिस्ट को पता नहीं इतना लो क्लास क्यों समझा जाता है। बाहर कंट्रीज में कभी भी जाओगे तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि बीमारी क्या है क्या नहीं है। फार्मासिस्ट ये सब कुछ चेक करता है कि डोज की स्ट्रेंथ क्या होगी, किड्स क्या होंगे, ये सब बाहर की कंट्रीज में। इसलिए डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को हमेशा अलग रखा जाता है। ओके, सो दिस इज इट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।